हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों की एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है 3000 प्लस की, ठीक है। 3000 प्लस की जो सीरीज चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसकी आज तीसरी वीडियो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने उसको 3 पार्टों में अलग अलग करने की कोशिश की थी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को अलग अलग मतलब 30-30 क्वेश्चन कराऊं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि तीनों के एक में ही कराऊं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी मैं एक ही वीडियो डेली दे पा रहा हूं। तो ये हो रहा है कि जैसे अगर जीव विज्ञान मतलब बायो की अगर आज वीडियो दी है तो 2 दिन बाद बायो की मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि साइंस की एक ही वीडियो बनाऊंगा और उसमें 10 क्वेश्चन फिजिक्स के, 10 केमिस्ट्री और 10 बायो के। इससे थोड़ा सा बेटर मुझे लग रहा है, थोड़ा सा सही भी लग रहा है, क्योंकि एग्जाम में भी सारे मिक्स ही आने हैं, अलग अलग तो आने नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बस कोशिश करूंगा कि वीडियोस अपनी बढ़ा दूं, ठीक है, ना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को अलग अलग। इससे थोड़ा सा पीडीएफ और उसकी जो क्या कहा जाता है प्लेलिस्ट बनाने में भी दिक्कत होती है, 3 पीडीएफ प्लेलिस्ट अलग अलग। तो यहाँ पर चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस कैसे हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बायो के क्वेश्चंस है। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन, ठीक है, वसा, एंजाइम, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, एंजाइम, ठीक है। पेप्सिन क्या है? ये एक एंजाइम होता है, ठीक है। और एक और बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन। जितने भी एंजाइम होते हैं वो सभी होते हैं प्रोटीन, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखिए। नेक्स्ट है, किस पदार्थ के रूप में शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय होती है? प्रोटीन, ग्लाइकोजन, यहाँ पे मैंने बता दिया है, ये प्रोटीन लिखा है। ये मैं लिखता सही हूँ पीडीएफ बनाते समय, लेकिन जब डाउनलोड करता हूँ तो मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, ये इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन है प्रोटीन, ग्लाइकोजन, विटामिन और वसा। तो इसका जो राइट आंसर है कि शरीर में अधिकतम ऊर्जा किससे संचय होती है, किसमें, किसके द्वारा? तो वो होती है वसा के द्वारा, ठीक है, फैट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगने वाले जीव को क्या कहते हैं? पैरासाइट, स्पोरोफाइट, सेप्रोफाइट या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, ये लिखा है सेप्रोफाइट। आंसर दीजिए इसका, ठीक है, सेप्रोफाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी आपका सेप्रोफाइट है। इसका मतलब ही होता है मृत जीवी, ठीक है, हिंदी में इसका मतलब होता है मृत जीवी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस एग्जाम में सेप्रोफाइट लिख के आ गया तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदी में सेप्रोफाइट लिखा है तो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करेंगे उसमें तो सेप्रोफाइट ही लिखेंगे। बाई चांस अगर जैसे हिंदी का वर्ड है वो इंग्लिश में आप देख सकते हैं बदल जाएगा, लेकिन अगर इंग्लिश इसी तरीके से सेप्रोफाइट लिख दिया तो मृतजीवी आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव सीधा, सदैव उल्टा, सीधा तथा उल्टा दोनों या इनमें से कोई नहीं? कुछ क्वेश्चन इसमें इजी हैं, कुछ लोग काफ़ी शिकायत करते हैं कि सर इसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो कुछ इजी भी है, कुछ थोड़े से अच्छे मतलब थोड़े मीडियम होंगे और कुछ टफ भी अभी आपको मिलेंगे। क्योंकि इजी कुछ लोगों को जिनको आता है उनके लिए इजी है, लेकिन जिनको नहीं आते हैं उनके लिए ये भी टफ है। तो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे रखा जा रहा है, ना कि इजी और टफ देख के, ठीक है। तो आगे टफ भी मिलेंगे, जो चीज़ आपको आती है वो आपको अपने आप सीधी इजी लगेगी, ठीक है। और जो नहीं आती है वो आपको अपने आप टफ लगेगी। तो ये तो थोड़ी सी इसको थोड़ा सा एडजस्ट आप लोग कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग देखते हैं तो सबके हिसाब से बनाना पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। ऊर्जा का पिरामिड जो है वो हमेशा क्या बनता है? एकदम सीधा बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट है, कुनैन किससे प्राप्त की जाती है? पेपावर से, सिनकोना से, एको एकोनाइटम से या एकोनीटम भी इसको कहते हैं, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो जो कुनैन है वो सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त की जाती है, ठीक है। सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है, ठीक है, कुनैन, ठीक। और इससे ये काहे के लिए प्रयोग की जाती है? मलेरिया के रोगों में, मलेरिया की जो रोगी होती है उनके लिए ये दवा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कोशिका में कहाँ होता है? क्रेतम कला, कोशिका द्रव्य, केंद्रिका या माइटोकॉन्ड्रिया? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। भोजन या ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल किस में मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है, लौह में,
लौह, यहाँ पे राह है, ये गलत लिख गया यहाँ पे, लौह मतलब आयरन। ठीक है, या आयरन यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में, लौह में, विटामिन में या प्रोटीन में। ठीक है, एमिनो अम्ल किस में प्राप्त होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन डी, प्रोटीन में। ठीक है, एमिनो अम्ल जो है वो आपको प्रोटीन में प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? जो दूध का रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है? कैरोटीन, एल्बुमिन, लैक्टोस या कैसिन? तो जो दूध का जो धवल रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी मुख्यतया एक पदार्थ है, प्रोटीन है, वसा अम्ल है, मौलिक अम्ल है या विटामिन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। एंटीबॉडी क्या है? एक रोग रोग प्रतिरोधक है जो प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा प्रोटीन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा है? लार्वा, आमाशय रस, पित्त रस या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, पित्त रस। जो पित्त रस होता है वो बिना एंजाइम वाला पाचक रस होता है, और ये कहाँ से स्रावित होता है? जिगर से, मतलब यकृत से, लिवर से। ठीक है, लिवर, यकृत या जिगर जो भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बायो के आपके कंप्लीट हो गए। अब देखिए, ये देखिए फिजिक्स के क्वेश्चन हैं ये। इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको मैं एक बार मैंने बीच में शुरू की थी, ठीक है, साइंस की क्लासेस। तो उसमें इनमें से कुछ क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन काफ़ी कम लोगों ने देखे थे, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको इसमें फिर से रख लिया है। ठीक है, तो इसको एडजस्ट कर लिया, और ये फिजिक्स के 10 हो जाएंगे, फिर केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन। तो इसमें है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ठीक है, अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन देखे हों तो इसका आंसर बताइए। ऑप्शन है आर्यभट्ट, वराहमिहिर, बुद्धगुप्त, ब्रह्मगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, वराहमिहिर। ठीक है, तो वराहमिहिर का ये क्या, गुप्तोत्तरकालीन गणित एवं खगोल शास्त्री थे, गुप्तोत्तरकालीन। ठीक है, इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी। ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्म सिद्धांत की रचना किसने की थी? ठीक, ब्रह्म सिद्धांत। ठीक, इसको भी आप लोग याद रखिए, ब्रह्म सिद्धांत की रचना किसने की थी? वराहमिहिर ने। या फिर ये वराहमिहिर ने किस सिद्धांत की रचना की थी? तो ब्रह्म। ठीक है, तो इन्होंने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? काफी इजी क्वेश्चन है, ये तो कुछ ज्यादा इजी हो गया यहाँ पर। चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन या जॉन एडम्स? ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आइजैक न्यूटन। ठीक है, ये आपका एमपीपीसीएस प्री में 2010 में आया था। ठीक है, एमपीपीसीएस में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें देखिए, चार्ल्स न्यूटन और आइजैक न्यूटन, मतलब 10-15% लोग अभी भी ऐसे हैं जो इनमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि क्यों सीधे खड़े नहीं रह सकते? गुरुत्व नहीं होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, वायु में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, या वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुरुत्व नहीं होता है। जो अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे नहीं खड़े हो पाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? अंतरिक्ष यान समझ लीजिए, अंतरिक्ष में ही होगा, तो अंतरिक्ष यान लिखा है ना। से एक सेब अगर छोड़ दिया है तो वो क्या होगा? पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, या अधिक गति से गतिमान होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। क्यों? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, क्योंकि अ, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का अभाव होता है, तो सेब जो है वो अंतरिक्ष यान के साथ ही उसी गति से गतिमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्योंकि झुकी हुई जो मीनार है वो क्यों नहीं गिर जाती? तो इसके जो ऑप्शंस हैं, वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति स्थिति में रहता है, या गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। इसका रीजन है गुरुत्व केंद्र जो बिंदु है वह बिंदु है जहां पर वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित मतलब केंद्र में होता है। ठीक है, कोई भी वस्तु तब स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वह उसके तल से होकर गुजरती है। अभी तक जो पीसा की जो मीनार है वो गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा के तल के अंदर रहती है, इसलिए झुकी हुई मीनार अभी तक गिरी नहीं है। ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जा रहा है कि मीनार के और अधिक झुकने पर मतलब ये और अधिक जब झुकेगी तो ये गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उससे बाहर हो जाएगी। ठीक है, और तब यह गिर जाएगी। और जो उम्मीद लगाई जा रही है तो ये 2030 से लेकर 2030 से 2050 तक इसके गिरने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस बीच में ये गिर जाएगी अनुसंधानकर्ता के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हवा में। ठीक है, या तो क्वेश्चन होगा हवा में या लिखा हुआ हवा की अनुपस्थिति में, दोनों चीजों को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, ठीक है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगी, एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी या कुछ अंतराल में गिरेंगी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। क्यों? हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पे पहुंचेंगे। अगर मतलब हवा की अनुपस्थिति है, ठीक है हवा नहीं चल रही है, तब अगर गिराएंगे तो दोनों क्या होंगी, एक साथ जमीन पे गिरेंगी। ठीक है, लेकिन अगर हवा के उपस्थिति है तो क्या होगा कि हवा का असर रहेगा उस पर। ठीक है, तो हल्की चीज वो धीमे धीमे गिरेगी और जो भारी चीज होगी वो जल्दी से गिर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हवा हवा में पूछा गया तो लकड़ी की जो गेंद है वो बाद में गिरेगी और लोहे की जो है वो पहले गिर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं क्योंकि अब जूनियर लेवल जो पेपर है उसके लिए काफी कहा जा रहा है कि काफी टफ बनाया जाएगा, तो उसमें इस तरीके से ही क्वेश्चन ज्यादा रखने की कोशिश करेंगे जिससे थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो वो टफ पेपर तो अपने आप ही हो जाएगा। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कथन क्या है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण इसमें क्या दिया गया, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। निम्नलिखित कूटों में से उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो सही उत्तर का चयन करना है। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण सही कथन को सही स्पष्ट करता है, पहला ऑप्शन हो गया। कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन को सही स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, सी है कथन सही है परंतु कारण गलत है। डी है कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी, कथन सही है परंतु इसका कारण जो है वो गलत है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है, और चंद्रमा का जो गुरुत्वीकरण का मान है वो पृथ्वी का जो गुरुत्वीकरण है उससे 1/6 है। ठीक है, इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी के भार का 1/6वां भाग होगा। मतलब अगर पृथ्वी पर आपका 60 किलो है, ठीक है, तो 6 से भाग दे दीजिए, चंद्रमा पर आपका जो भार होगा वो 10 kg होगा। ठीक है, भार। ठीक, इस तरीके से कथन सही है परंतु इसका कारण गलत है। अब 18वां क्वेश्चन, किसी पिंड का भार क्या होता है, पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर, अब ये देखिए ध्रुवों लिखा है, ठीक, ध्रुवों पर, ठीक, ये देखा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है या मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है, किसी भी पिंड का भार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, जो गुरुत्वीकरण का मान है वो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। एक क्वेश्चन ये भी आपका बन सकता है कि सबसे कम कहाँ होता है, तो सबसे कम होता है भूमध्य रेखा पर। ठीक है, गुरुत्वीकरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ठीक, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ध्रुवों पर सबसे अधिक और भूमध्य रेखा पे सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का भार कहाँ पे क्या होता है, ध्रुवों पर अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, ध्रुव विषुवत रेखा पर अधिकतम या मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। अब ये देखिए एक ही चीज है, पिंड हो या मानव हो बात एक ही है। ठीक है, इसमें भी वही आंसर होगा आपका, ध्रुवों पर अधिकतम। ठीक, मानव का जो शरीर का भार है वो ध्रुवों पर अधिकतम होगा और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम। नेक्स्ट है, भारहीनता होती है, ये आपका जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं उसमें ये लास्ट क्वेश्चन है। भारहीनता होती है कब होती है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, या निर्वात की स्थिति में, या इन उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसका जो राइट आंसर है वो है आपकी गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, ठीक है। भारहीनता जो है वो क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में आपको प्राप्त होगी, ठीक है। ये आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस हो गए, अब बायो के भी हो गए। अब हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखते हैं। परमाणु, अच्छे क्वेश्चंस हैं काफ़ी, और सारे मैंने चेक भी किए हैं अभी तक। मैं मतलब क्वेश्चंस मुझे मिल गए थे तो मैं क्वेश्चंस को उठा के, और मुझे लगता था, उम्मीद करता था कि कोई क्वेश्चन सही होंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन गलत हो गए थे बायो वाले जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें। तो मैंने यहाँ पे इसको चेक भी किया है इन क्वेश्चंस को, तो उम्मीद है ये एक भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। जो मुझे आते थे उनको भी मैंने चेक किया है, मतलब कि बाई चांस कुछ भी गलत गलत हो सकता है, ठीक है। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या समान, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या समान, यहाँ पे से कलर चेंज कर लें तो थोड़ा आराम रहेगा, ठीक है। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों, ठीक है, न्यूट्रॉनों लिखा है, की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं। मतलब जो दो परमाणु हो जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो और जो न्यूट्रॉन है वो संख्या भिन्न भिन्न हो, तो वो क्या कहलाएंगे, समदाबिक, समा समावयवी, समन्यूट्रॉनिक या समस्थानिक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी, समस्थानिक, ठीक है। इसको आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है, आइसोटोप्स, ठीक। ये आपके क्या होते हैं, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती, क्या कहलाती है, समस्थानिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है हाइड्रोमीटर, गाइगर काउंटर से, सीस्मोमीटर से या अमीटर से, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा मापी जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका गाइगर काउंटर से। रेडियो एक्टिविटी जो है आपकी गाइगर काउंटर के द्वारा मापी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। रदरफोर्ड ने, बैकुरल ने, बोर ने या मैडम क्यूरी ने, रेडियो एक्टिविटी का पूछा गया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, सर हेनरी बैकुरल, ठीक। ये कौन, ये फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे और इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की जो खोज की थी तो वो 1896 में की थी, 1896, ठीक है। तो पहली बात तो ये सन पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना या पानी में चीनी का घुलना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कारक को हटा लेने पर, मतलब जो विशेष स्थिति है उसको अगर हटा ले तो पदार्थ अपनी पूर्व पूर्व अवस्था में आ जाता है। और जो रासायनिक अवस्था होती है, रासायनिक परिवर्तन होता है, उसमें क्या होता है कि पदार्थ नया, मतलब नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है, परिवर्तन होके। जैसे दूध से, जैसे हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, अब ये अगर काला हो गया है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो ये साफ, मतलब बिल्कुल उस रंग में वापस नहीं आ पाएगा, तो ये आपका रासायनिक में हो गया। मोमबत्ती का जलना, अब मोमबत्ती आपकी जल गई है तो वो पुनः उस अवस्था में नहीं आ पाएगी, ठीक है, ठीक। दूध से दही का बनना, दूध से अब दही बन गया है तो वो भी अब दही से दूध नहीं आप बना सकते, तो ये तीनों क्या हो गए आपके, रासायनिक हो गए परिवर्तन। और जो पानी में चीनी का घुलना है ये आपका भौतिक परिवर्तन, क्यों, क्योंकि अगर वाष्पन क्रिया करेंगे तो पानी आपका उड़ जाएगा और चीनी चीनी आपकी वापस मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भौतिक परिवर्तन में आपका जो राइट आंसर है वो होगा पानी में चीनी का घुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षारण के उदाहरण है, ठीक है। संक्षारण मतलब डिस्ट्रक्शन, ठीक है, मतलब चीजें जो खराब करती हैं किसी चीज को, ठीक है। इसका ऑप्शंस है, सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना, लोहे पर भूरे रंग की परत बनना या उपयुक्त तीनों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। ये आपके तीनों संचारण के उदाहरण है। अब वायु तथा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का, जैसे जो धातु है उनका धीरे धीरे क्षरण होना, मतलब वो खराब होती जाती है, डिस्ट्रक्शन होता है, तो उसको क्या कहते हैं, संचारण। जैसे लोहे पर जंग लगना, तो वो एक मतलब लोहे को ही खराब कर रहा है, ठीक है, संचारण कर रहा है। सिल्वर पर काले रंग की परत चढ़ना, ये भी, और तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना, तो ये तीनों क्या है आपके संचारण के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में या अम्ल के रूप में।
ठीक है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जो जल अपघटन होता है उसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, किस रूप में उत्पन्न होती है ऊष्मा, सॉरी ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ऊष्मा के रूप में। ठीक है, सॉरी क्या हो गया। ठीक है, ऊष्मा के रूप में। ठीक है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, ऊष्मा के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें पास्चुरीकरण, काफी सुना होगा, वही चीज यहाँ पे कहा गया है। दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका बिहार पीसीएस में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब इसके अलावा भी काफी, मतलब काफी परीक्षाएं हैं जिनमें पास्चुराइजेशन का, पास्चुरीकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका जो सबसे सही राइट आंसर है, पहली बात तो एक ही आंसर होगा, वो राइट आंसर है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। तो जो ये है, इसकी जो खोज की थी, पास्चुरीकरण की जो खोज की थी वो लुई पास्चर पास्चर ने की थी। ठीक, इसी इन्हीं के नाम पे, लुई पास्चर के नाम पे ही ये पास्चुरीकरण नाम पड़ा था। तो इसमें जो दूध है उसको 145 से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 145 से 150, ठीक है, फ़ारेनहाइट तक इसको पहले गर्म किया जाता है। ठीक है, पहले इसको गर्म किया जाता है 30 मिनट तक। कितने मिनट तक, 30 मिनट तक। इसमें लिखा था दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। फिर इसको 55 डिग्री तक, 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसको ठंडा किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो दूध में उपस्थित हानिकारक कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। ठीक है, कि मतलब कुछ, मतलब 100 ग्राम चीनी है, उसको आधा लीटर पानी में मिला दिया, तो उसकी जो राशि है, ये राशियां दी गई द्रव्यमान, ठीक है, घनत्व, सांद्रता और आयतन, इनमें से क्या नहीं बदलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, आयतन। ठीक है, द्रव्यमान तो बढ़ ही जाएगा। ठीक है, अगर आधा लीटर पानी है उसमें 100 ग्राम आप चीनी डाल रहे हैं, आप द्रव्यमान तो आपका सीधा सीधा बढ़ जाएगा, घनत्व भी बढ़ जाएगा, सांद्रता भी बढ़ जाएगी, सिर्फ आयतन जो होगा वो आपका उतना ही रहेगा, मतलब आधा लीटर। ठीक है, जो आयतन आपका रहेगा। नेक्स्ट है 29। यह है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये लिखने में क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, किसमें होता है, रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, या एक मिश्रण के पदार्थों को अलग करने में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने पे। तो जो क्रोमेटोग्राफी होती है, जो रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने की एक रासायनिक तकनीक है। ठीक है, अलग करने की। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या ऊर्ध्वपातन। तो इसका जो राइट आंसर है वो थोड़ा सा इजी है, कुछ लोग, ज्यादातर लोगों को आता ही होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने की बजाय सीधे वाष्प में बदल जाते हैं, मतलब इनको गर्म किया जाएगा तो ये सीधे वाष्प में बदल जाएंगे, मतलब द्रव अवस्था में नहीं जाएंगे। और जब इसको ठंडा किया जाएगा तो ये सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अर्ध ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, और इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं, कहते हैं। ठीक है, इसमें जैसे इस विधि से कपूर है, जैसे कपूर है, ठीक है, नेपथलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, ये जितने भी पदार्थ यहाँ पे नाम लिए ये तीनों शुद्ध किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद है आप लोगों को ये, मतलब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। और जैसा भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कि चीज़ें मुझे पता चलती रहती हैं कि कैसी चल रही हैं। ठीक है, तो बस 1 सेकंड के होता है, बाकी आप कुछ भी ना करिए, लेकिन कमेंट जरूर कर दिया करिए, इससे मुझे कोई फायदा नहीं है, बस मुझे पता चलता रहता है कि कहाँ पे चीज़ गड़बड़ है, कहाँ पे सही है, क्या चीज़ आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे पता चलती रहती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।